अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के संवैधानिक मुद्दे की इस खास प्रस्तुति में हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा जो देश की आज़ादी के समय से ही आज तक आए दिन समाचार की सुर्खियों में बना रहता है। हमेशा की तरह ये एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड के राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में समान नागरिक संहिता के संबंध में एक कानून लाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मत से मंजूरी दे दी गई। अब इसे लागू करने के लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे। ये कमेटी इस संबंध में एक विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करेगी। गौरतलब है कि अगर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होता है तो ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य होगा। समान नागरिक संहिता लागू करना भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल था। रोचक तथ्य ये है कि गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। ऐसे में उत्तराखंड में अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कैसे होगा। दरअसल गोवा पहले पुर्तगालों के अधीन था। वहां पर तत्कालीन पुर्तगाली सरकार ने पुर्तगाली सिविल संहिता 1867 पहले से ही लागू कर रखा था। इसी को समान नागरिक संहिता कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अलग से कोई धर्म विशेष से संबंधित पर्सनल कानून नहीं लागू थे। जब साल 1961 में गोवा आज़ाद हुआ तो गोवा दमन एवं दीव प्रशासन अधिनियम 1962 के धारा 5 क्लास 1 के तहत गोवा में जो कानून पहले से लागू थे वो सभी उसी स्वरूप में जारी रहे। यानी वहां पर समान नागरिक संहिता पुर्तगाली सरकार द्वारा ही लागू किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि गोवा में कोई अलग से समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून बनाकर इसे लागू नहीं किया गया। अब जब अगर उत्तराखंड में ये लागू होता है तो कानून बनाकर ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। बता दें कि साल 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि गोवा में लागू समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक अच्छा उदाहरण है, यानी शाइनिंग एग्जाम्पल बताया गया था। अभी कुछ ही दिन पहले समान नागरिक संहिता का ये मुद्दा कुछ अन्य वजह से चर्चा में था। उस समय DIS के शिक्षक आदरणीय विनीत सर ने इस पूरे मामले को बड़े विस्तार से आसान शब्दों में समझाया था। पेश है वो बाइट। क्या समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू कर देना चाहिए? क्या समान नागरिक संहिता को आप जरूरी मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होने से धर्म के दुरुपयोग पर रोक लगेगी? क्या आपको लगता है कि अब सही समय आ गया है वन नेशन वन लॉ की व्यवस्था को लागू कर देने की? चलिए थोड़ा प्रश्न आपके लिए बदलता हूं। क्या आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से आपकी धार्मिक आजादी छिन जाएगी? क्या आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता के बहाने बहुसंख्यक संस्कृति को बढ़ावा मिलने वाला है? या सीधे शब्दों में कहूं तो कहीं यह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश तो नहीं? या क्या आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता तो असल में बहाना है, सत्ता पर बस निशाना है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवैधानिक मुद्दों में। तो लीजिए आज आपके लिए हिंदू मुस्लिम करने का एक और मौका देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप में से कोई भी पूरी चर्चा सुनने के पहले कोई कंक्लूजन नहीं निकालेगा। असल में आज के दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाने की वजह भी है और जरूरत भी। 4 फरवरी को राज्यसभा में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2022 को प्रस्तुत किया जाना था। यह अलग बात रही कि बिल अभी प्रस्तुत नहीं हो पाया है, लेकिन CPI सांसद इलामा राम करीम ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह संवेदनशील विषय है जिस पर पर्याप्त परामर्श और चर्चा करने के बाद ही कोई प्रावधान करना चाहिए था। उनका मानना है कि इससे देश का सांप्रदायिक सौहार्द कहीं न कहीं भंग होगा। अब एक सहज सवाल यह उठता है कि अगर यह प्रावधान इस कदर सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है तो फिर संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत इसे लागू कराना राज्य की जिम्मेदारी माना ही क्यों गया? तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता है क्या और इसकी जरूरत क्या है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रयास करने की बात की गई है। लेकिन अब इस विषय पर हम चर्चा करें
इसके पहले ये तो जानना जरूरी है कि आखिर ये समान नागरिक संहिता होता क्या है। अब अगर आप देखेंगे तो समान नागरिक संहिता में 3 शब्द आपको दिखाई देंगे, समान, नागरिक और संहिता। अगर इसके अर्थ को समझना है तो यहां पर आपको पहले समझना होगा कि संहिता का मतलब क्या है, यानी कोड का मतलब क्या है। संहिता का मतलब यह होता है कि जो एक ही विषय या एक ही प्रकृति के कानूनों का समुच्चय होता है। जैसा आप लोगों ने शायद सुना होगा हिंदू कोड बिल के बारे में। तो हिंदू कोड बिल क्यों कहा जाता था उसे? क्योंकि वह कई कानूनों का एक समुच्चय था, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सारी चीजें शामिल थी। अब सवाल है कि यह सिविल कोड क्यों कहा जा रहा है? सिविल कोड का मतलब कि सिविल लॉ को जो है संहिताबद्ध करने की बात की जा रही है। अब अगर सिविल लॉ की बात की जाए कि क्या होते हैं सिविल लॉ, तो अमूमन हमारे सामाजिक व्यवहार या सामाजिक रिश्ते को निर्धारित करने वाले जो भी कानून होते हैं हम उन्हें सिविल लॉ के दायरे में रखते हैं, जो आपराधिक कानूनों के दायरे में नहीं आते। लेकिन इन सिविल कानूनों में भी 2 प्रकृति है। एक जो हमारे सार्वजनिक जीवन के रिश्ते को निर्धारित करते हैं, यानी हम सार्वजनिक जीवन में अन्य लोगों से जब संपर्क कर रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो हमारा व्यवहार कैसा, किस रूप में होना चाहिए, उसको डिफाइन करने वाले जो लॉ हैं, सिविल लॉ, वहां पर वह पब्लिक लाइफ को डिफाइन करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी लॉ, लेबर लॉ, तमाम तरीके के कानून वहां पर हमारे बाहरी जीवन को निर्धारित करते हैं। लेकिन एक दूसरी प्रकृति होती है जो हमारे व्यक्तिगत संबंधों को निर्धारित करती है। व्यक्तिगत संबंधों का मतलब कि अगर पति पत्नी के रिश्ते को लिया जाए, भाई बहन के रिश्ते, अभिभावक और बच्चों के बीच के रिश्ते, तो ये व्यक्तिगत संबंध होते हैं। ये जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, इनको निर्धारित करने वाले कानूनों को अक्सर पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिगत कानून के रूप में देखा जाता है। यानी इसमें विवाह, उत्तराधिकार, तलाक जैसे विषयों से संबंधित कानून शामिल होते हैं। अब अगर यहां पर मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब इसका पूरा अर्थ क्या है, तो असल में हमारे यहां क्रिमिनल लॉ और मोस्टली सिविल लॉ यूनिफॉर्म नेचर के हैं, पर ये जो व्यक्तिगत संबंधों को निर्धारित करने वाले व्यक्तिगत कानून है ना, ये अभी भी अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग है। इन व्यक्तिगत कानूनों की एक बड़ी खामी यह है कि इनमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो रूढ़िगत हैं और पितृसत्तात्मकता को बढ़ावा देते हैं। वजह यह है कि ये धार्मिक समूहों के आधार पर, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित यह व्यक्तिगत कानून देखे जाते हैं। खासकर महिलाओं के संबंध में तो बहुत से समूहों के व्यक्तिगत कानून बेहद रिग्रेसिव और भेदभावपरक हैं। हिंदू समाज में ही देखिए, पति कितना ही हिंसक और बदमिजाज क्यों न हो जाए, हिंदू महिला को तलाक देने का अधिकार पहले नहीं था। बेसिकली शादी तो यहां 7 जन्मों का बंधन माना जाता था और निश्चित रूप से उसके जो संस्कारिक पक्ष हैं, जो उसके नैतिक पक्ष हैं, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर कोई पति अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित कर रहा है और उसे एक प्रॉपर्टी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उस महिला की स्थिति क्या होगी? एक बार इस बंधन में आई तो अगले 7 जन्म तक केवल अपने पति को झेलना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें, वहां तो पति 4 शादियां कर सकता है, क्या पत्नी कर सकती है? यहां तलाक है, पर वह अधिकार भी व्यवहारिक रूप में मुस्लिम पुरुषों के लिए रिजर्व है। और यह मसला ऐसा नहीं कि केवल हिंदू मुस्लिम के लिए है, बल्कि अन्य धार्मिक समूहों में, चाहे वो पारसी समूह हो, चाहे वो ईसाई समूह हो, हर समूह की महिलाओं के लिए ऐसा है। इसलिए बिल्कुल सीधे शब्दों में बोलूं तो यूसीसी का मकसद इन्हीं व्यक्तिगत कानूनों का रेशनलाइजेशन और उनका डेमोक्रेटाइजेशन करना है। यानी आधुनिक जीवन मूल्यों के अनुरूप परिवार में जेंडर डेमोक्रेसी लाना ही समान नागरिक संहिता का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर उपजे विवाद को समझना है तो समान नागरिक संहिता की आवश्यकता और उससे जुड़े प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा। तो पहले देखते हैं कि इसके समर्थन में क्या पक्ष दिए जा सकते हैं। संविधान सभा में तो शुरुआती बहस समान नागरिक संहिता को फंडामेंटल राइट बनाने की थी। के.एम. मुंशी का तो मानना था कि व्यक्तिगत कानूनों को धर्म से अलग कर देना चाहिए, उनके बीच डाइवोर्स हो जाना चाहिए, और उनके समर्थन में संविधान सभा के अनेक सदस्य भी थे। हालांकि इसका विरोध करने वाले सदस्यों की संख्या भी कम नहीं थी।
काजी सैयद करीमुद्दीन और मौलाना हसरत मोहानी का मानना था कि यह संविधान द्वारा ही दिए गए धार्मिक आजादी के अधिकार के खिलाफ है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त इससे जुड़ी आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करने के लिए राज्य पर कोई दायित्व नहीं है। अनुच्छेद 44 केवल शक्ति दे रहा है, इसलिए किसी को भी इस तथ्य से आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है कि यदि राज्य के पास यह शक्ति या उसे यह कार्य दिया गया है तो राज्य तुरंत उस शक्ति को लागू करने का प्रयास करेगा। पर एक बात से सभी को सहमत हो जाना चाहिए। इस पूरे बहस से जो निष्कर्ष आया कि एक पंथ निरपेक्ष देश में पंथ निरपेक्ष कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता निश्चित रूप में संवैधानिक आदर्श है, इसलिए भले ही धार्मिक संवेदनशीलता के चलते इसे शुरू में लागू नहीं किया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि समय आ गया है कि आस्था और धर्म के नाम पर पितृसत्तात्मकता को बनाए रखने की परंपरा पर रोक लगाई जाए और बिना समान नागरिक संहिता के यह प्रभावी रूप में हो भी नहीं सकता। पिछले वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया और उसमें यह कहा गया कि अब समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। सरला मुद्गलवाद में भी न्यायालय ने कहा था कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 25 या 26 के तहत प्राप्त रिलीजियस फ्रीडम का कहीं से भी उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह तो जेंडर जस्टिस और सोशल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए व्यक्तिगत कानूनों को महिलाओं को आधुनिक युग में पराधीन बनाने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। अभी भी परिवार में महिलाओं को न समान अधिकार है और न ही अपने जीवन में चयन की स्वतंत्रता। इसका बड़ा कारण समान नागरिक संहिता का न होना है। धर्म के नाम पर लगभग सभी धार्मिक समूहों में महिलाओं पर अनेक धार्मिक पाबंदियां हैं। यह एक तथ्य है जिस पर मुझे नहीं लगता कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होनी चाहिए। यह हकीकत है। इसलिए अगर समान नागरिक संहिता लाया जाता है तो यह विधि के समक्ष समानता की धारणा को व्यवहारिक स्तर पर लागू कराने जैसा होगा। इसके साथ ही साथ यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी जरूरी है, क्योंकि यह उन गिने चुने मुद्दों में से एक है जिसने धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा देकर सामाजिक सौहार्द को भंग किया है। इस पूरे बहस पर अब रोक लगाने का समय आ चुका है। पर अगर समान नागरिक संहिता इतना ही जरूरी है तो फिर आखिर क्या वजह है कि इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है? आप में से अधिकांश लोग शायद यही जवाब देंगे कि इसके पीछे धर्म की राजनीति जिम्मेदार है, या दूसरे शब्दों में मुस्लिम तुष्टीकरण। चलिए इसे भी कारण मान ही लेते हैं, क्योंकि अक्सर अल्पसंख्यक समूह व्यक्तिगत कानूनों को अपनी आस्था से जुड़ा मसला मानता है। सही बात है, और उसे लगता है कि समान नागरिक संहिता जैसे प्रावधान उसकी धार्मिक आजादी के सामने बड़ा खतरा है। साहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के प्रगतिशील निर्णय को जिस तरह तत्कालीन केंद्रीय सरकार द्वारा बदला गया था, उससे तो कम से कम यही लगता है कि कहीं न कहीं धर्म का तुष्टीकरण व समान नागरिक संहिता को लागू नहीं होने देता। लेकिन थोड़ा रुकिए, यह मुद्दा इतना भी आसान नहीं है। असल में इस पूरे विवाद को हमें दो स्तरों पर देखना होगा। पहली समस्या तो देश की धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय विविधता है। इस विविधता के कारण समान नागरिक संहिता को लेकर कोई आम सहमति बन ही नहीं पाती। अब आप सोचिए, देश के किसी हिस्से या किसी समुदाय में सगोत्री विवाह स्वीकार किया जाता है, कहीं सगोत्री विवाह स्वीकार नहीं किया जाता है, कहीं मामा भांजी के विवाह को पहली प्राथमिकता दी जाती है और कहीं तो गांव के बाहर विवाह करने की परंपरा है। कहीं वंश परंपरा पुरुषों पर आधारित है तो कहीं महिलाओं के आधार पर। उत्तर भारत के हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों के कई प्रावधान दक्षिण भारत के हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, और इसी तरह शिया मुसलमानों के कानून सुन्नी मुसलमानों के कानूनों से भी कई स्तरों पर अलग दिखते हैं। जनजातियों में तो अलग अलग ही मान्यताएं। यही कारण है कि 2018 में विधि आयोग ने यहां तक कह दिया था कि आज की स्थिति में समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जस्टिस BS चौहान का मानना था कि सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं किया जा सकता कि एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी की हमारी इच्छा ही राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन जाए। आखिर समान नागरिक संहिता के तहत समान व्यक्तिगत कानून किस रूप में निर्धारित किए जाएंगे? क्या इसको लेकर आप स्पष्ट हैं? आप कहते हैं कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए,
तो खुद से सवाल कीजिए कि क्या इसके प्रावधानों को लेकर आप क्लियर हैं? क्या इन सब को एक समान बनाना इतना आसान लगता है? इसलिए केवल हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखना पहले तो बंद करिए। दूसरी समस्या जो यहां पर उल्लेख करना बहुत जरूरी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अभी तक समान नागरिक संहिता के संबंध में कोई स्पष्ट रूपरेखा किसी भी सरकार ने प्रस्तुत की? जवाब है नहीं। इसके चलते समान नागरिक संहिता को लेकर एक अजीब सा भ्रम बना हुआ है। सब इसको लेकर मनचाही व्याख्या कर रहे हैं, पर यह अंधेरे में निशाना लगाने जैसा है। चलिए, अब प्राइवेट बिल आया है तो संभव है कि इस पर सार्थक बहस हो सकेगा, लेकिन बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकले बिना शायद ही यह संभव हो पाए। फिलहाल समान नागरिक संहिता को लेकर एकमात्र राज्य गोवा ही है जहां समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है, लेकिन समवर्ती सूची का विषय होने के चलते यह केंद्र राज्य के बीच विवाद का भी विषय बना हुआ है, तो इसलिए इस पर राजनीतिक सहमति बनाना भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि होना क्या चाहिए। देखिए, समान नागरिक संहिता जरूरी भी है और संभव भी, पर कहा जाता है कि सामाजिक क्षेत्र में या सामाजिक जीवन में रिफॉर्म फ्रॉम एबव की तुलना में रिफॉर्म फ्रॉम बिलो अधिक कारगर होता है। यानी बदलाव थोपा गया नहीं होना चाहिए, बल्कि वह समाज के अंदर से आना चाहिए, जिससे हम अब तक बचते रहे हैं। पहला काम वहीं से शुरू होना चाहिए। हमें समान नागरिक संहिता के संबंध में स्वस्थ संवाद को बढ़ाना होगा, बताना होगा कि इसका मकसद व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े संस्कारों या धार्मिक रीति रिवाजों को एक जैसा सबका नहीं बना देना है, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में अधिकारों की धारणा को सबके लिए समान बनाना है। जो अधिकार परिवार में पुरुष के पास है, वही अधिकार वह महिलाओं के पास है। जो निर्णय पुरुष ले लेते हैं, उन्हें लेने की आजादी महिलाओं को भी हो। अब समय बदल रहा है। अगर यह बदलाव पुरुषों ने नहीं किया तो आने वाले समय में मेरा मानना है कि महिलाएं खुद ऐसा कर देंगी, जैसा तृप्ति ने मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए किया या सायरा बानो ने 3 तलाक का विरोध करके किया। दूसरा, सरकार को यह चाहिए कि वह पहले एक प्रारूप इस पर बनाए, एक आउटलाइन, एक फ्रेमवर्क यहां पर लेकर आए और सभी से आपत्तियां और सुझाव मांगा जाए और उनके आधार पर फिर एक निष्कर्ष की तरफ निकला जाए, एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाए। इसे पूरी तरह यूनिफॉर्म बनाने के बजाय एक तरीका यह भी है कि रिलीजन स्पेसिफिक भी बनाया जा सकता है, यानी अलग अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को अलग अलग स्तरों पर हम बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरा, एक विकल्प इसे स्वैच्छिक बनाने का भी है। जब किसी समूह के पिता को इन कानूनों के कारण अपनी बच्ची को न्याय मिलता दिखेगा तो यकीन मानिए स्पिल ओवर इफेक्ट के चलते अन्य समुदाय भी इसे स्वीकार करने लगेंगे। इसलिए शुरुआत में यह संभव है कि इसे स्वैच्छिक रूप में लाया जाए और धीरे धीरे यह बाध्यकारी बनाया जाए। इसलिए मेरा मानना है कि न हिंदू, न मुस्लिम और न सिख ईसाई, बल्कि यह मुद्दा है हम सबका, समझे बहना और भाई। तो इसलिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है? समान नागरिक संहिता के लिए हमें क्या और प्रयास करने चाहिए और कैसे हम इसे वह संकीर्ण मुद्दों से, संकीर्ण राजनीति से बाहर निकालते हुए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। इसे हम केवल इस रूप में न देखें कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम कोई अलग अलग धर्म के हैं। तो आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने विचार, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले संवैधानिक मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद।